जय सिया राम मित्रों, पूरे विश्व में ये जिहादी मानसिकता वाले विषय को समझने की आवश्यकता है। पूरे विश्व को समझने की आवश्यकता है। स्वीडन में हुई घटना के बारे में पूरा विश्व परिचित है, लेकिन यह घटना क्यों हुई, इसका जड़ कहाँ है, मूल कहाँ है, इसके बारे में बहुत डीपली एनालाइज करेंगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि स्वीडन में आज से 40-50 साल पहले क्राइम रेशियो का जो ग्राफ था और अभी का क्राइम रेशियो का जो ग्राफ है, उसमें परिवर्तन का परसेंटेज 400%, 400% इंक्रीज हुआ है। कारण क्या कि आज से 40-50 साल पहले वहाँ पर जो प्रवासी लोग थे, नहीं आए हुए थे, बाहर देश से मूल इस्लामिक लोग जो थे नहीं आए हुए थे, इसलिए एकदम ग्राफ एकदम नीचे को, जमीन को छू रहा था। और वह यूरोप जिसने पूरे विश्व को महिलाओं का सम्मान करना सिखाया, पूरा विश्व महिलाओं का सम्मान करता है, यह यूरोप से सीखने की आवश्यकता है। ऐसी मानसिकता पूरे विश्व में फैलाई। उस यूरोप के देशों में क्या हो रहा है कि सबसे ज़्यादा अगर क्राइम रेशियो में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा अगर ग्राफ किसी क्राइम का बड़ा है तो वह बलात्कार का। आप स्वीडन का उठा कर देख लीजिए, यूरोप का अन्य देश का देख लीजिए, नीदरलैंड का देख लीजिए, आइसलैंड का देख लीजिए, जर्मनी का देख लीजिए। क्यों हो रहा है ऐसा, कारण क्या है इसका, इसको कोई नहीं सोचा। तो पहले आता है कि स्वीडन में ऐसा हुआ का है, क्या हुआ था पहले। तो वहाँ पर एक धर्म ग्रंथ जलाने का विषय था, सभी कोई जानते हैं। उसको जलाने का जब पता चला कि कुछ लोग जला रहा है तो खून खौल गया जिहादियों का, और वो लोग दंगा करने के लिए रोड में उतर आए। वैसा ही दंगा जैसा बंगाल में हुआ था, जैसा यूपी में हुआ था, जैसा दिल्ली में हुआ था, जैसा बिहार में हुआ था, उसी प्रकार का दंगा आपको यूरोप के एक देश स्वीडन में भी हो रहा था, उसी प्रकार का दंगा। अब यहाँ सिमिलैरिटी क्या है, इस सब में क्या सिमिलैरिटी है, आप समझिए, आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि 2015-16 में ही यूरोप में लगभग सीरिया के क्षेत्र से, सीरिया वाला स्कीम से वहाँ का जो चल रहा था, तो 10 लाख लोग लगभग यूरोप की तरफ बढ़े थे। ये मैं खाली 15-16 का बात बता रहा हूँ। जा तो रहे हैं 1980 से पूरे यूरोपीय क्षेत्र में मुसलमान प्रवासी लोग अपने ही मतलब इस्लामिक देश से परेशान होकर के वहाँ से विस्थापित, वहाँ से निकल करके शांति का खोज के लिए यूरोप के तरफ बड़े लाखों की संख्या में लोग। और यूरोप में पहुँचने के बाद वही इस्लामिक लोग जो अपने देश से परेशान होकर के यहाँ पर शरण लेने के लिए आए थे, और वही यूरोपीय देश जिन्होंने इनको खाना दिया, पीना दिया, रोजगार दिया, घर दिया, वही देश को जलाने के लिए आगे आ जाते हैं। आप पूरा स्वीडन जल करके राख हो गया। स्वीडन का मालूम शहर राख हो गया। कभी स्वीडन सोचा भी नहीं था कि वो लोग जिसको हम लोग बैठा करके गोदी में खाना खिला, रहने के लिए जगह दिए, छत दिए, रोजगार दिए, अपना परिवार समझे, वो लोग हमको जला रहा है। तो भैया ऐसा लोग को अपना परिवार समझिएगा तो जलबे कीजिएगा। इन लोग गलती थोड़ी किया, इन लोग तो वही काम किया जो इन लोग का मानसिकता है, जो करते आ रहा है पूरा विश्व में। आप खाली स्वीडन को देख रहे हैं ना, आपको नॉर्वे का स्टोरी बताते हैं। नॉर्वे को 1-2 साल से बहुत खटपट चल रहा है नॉर्वे में, यूरोप का ही एक देश है, तो खटपट इसलिए के चल रहा है क्योंकि 1980 में नॉर्वे में मुसलमानों की संख्या 1006 थी, यानी कुल जनसंख्या का 0.02%, जो ठीक 1990 में बढ़ करके हो जाता है 1.3%। तो बोलिएगा 10 साल में इतना कैसे बढ़ गया। तो बाहर से भी लोग आए, अन्य इस्लामिक देश से परेशान होकर के अपना जान बचाते हुए, रोजगार खोजते हुए नॉर्वे आए, यूरोप का अन्य देश की तरह नॉर्वे में भी आए। और ठीक 1990 के बाद आप भी अगर देखेंगे 2020 में, तो नॉर्वे देश का कुल जनसंख्या लगभग 52 लाख है, जिसमें मुसलमानों की संख्या 1,30,000 से 35,000 के लगभग में होगी। कुल जनसंख्या का 2.34% लगभग होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, नॉर्वे में इतना ही संख्या में 1,30,000-35,000 मुसलमान लोग मिल करके नया देश मांग रहा है कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमको नया इस्लामिक देश चाहिए। यानी कि अब नॉर्वे का एक भाग को तोड़ करके अलग कर दीजिए, उसको नया इस्लामिक देश बना करके हमको दे दीजिए, हम उसी में रहेंगे, आप लोग साथ हम नहीं रह सकते। मात्र 30 साल का घटना है, खाली 30 साल रह के नॉर्वे का स्थिति हो गया। जर्मनी का आप बात करेंगे तो खाली 15-16 में, जैसे हम बताएं, 10 लाख लोग लगभग यूरोप की तरफ बढ़े थे मुसलमान लोग, तो अकेले जर्मनी में लगभग 2 लाख लोग एंटर किए थे। और उसका पहले से भी आते रहे हैं। वहाँ के जो बड़े हृदय वाले जो वामपंथी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग उनको स्वीकार किए कि नहीं भैया, कहीं नहीं आने देंगे अपना देश में, हम लोग शरणार्थी इनको रखेंगे, आने दीजिए, एकदम बाहर देश से आ रहा। वामपंथी लोग घुसा लिए। बाद में अभी जर्मनी का ही हालत है कि जर्मनी का खुद का कई शहर का कई मोहल्ला लोग
मुसलमान प्रधान हो गया, जहाँ पर मूल यूरोपीय लोग का जनसंख्या कम हो गया और इनके जनसंख्या बढ़ गए, और वहाँ पर मूल यूरोपीय लोग जर्मनी का खुद का अपना देश में वहाँ पर लोग जाने से डर रहे हैं कि नहीं ये इस्लामिक मानसिकता वालों की बस्ती है, यहाँ हम नहीं जाएंगे, डरते हैं। जर्मनी में आने वाला वही होने वाला आने वाले टाइम में, वहाँ पर भी लोग अलग देश का मांग करेंगे। थोड़ा सा जनसंख्या और बढ़ने लीजिए, अभी 2.34% वहाँ पर भी है जर्मनी में, 3 पॉइंट कुछ परसेंट है जर्मनी में। इसी की तरह आप ले लीजिए नीदरलैंड ले लीजिए, आइसलैंड ले लीजिए, बहुत सारे देश पूरे यूरोपीय देश में जहाँ जहाँ लोग आप इस्लामिक देश से भटके हुए लोग और प्रवासी लोग आकर के शरण लिए हैं, वहाँ का क्राइम रेशियो बढ़ा है, और सबसे ज़्यादा क्राइम रेशियो में अगर कोई बढ़ा है तो बलात्कार बढ़ा है। वही देश, वही यूरोपीय देश जहाँ पर महिलाओं का सम्मान सर्वप्रथम माना जाता था, सर्वश्रेष्ठ अगर कोई मानते थे तो महिलाओं को मानते थे, वहीं पर अभी महिला लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। काहे? यह प्रश्न जो है, क्यों, यह प्रश्न पूरा विश्व अभी पूछ रहा है, और प्रश्न का जवाब सभी को जानते हैं, लेकिन किन्हीं का औकात नहीं है कि सामने आकर के दे दे कि क्यों असुरक्षित है वहाँ के। तो अभी देखेंगे पोलैंड के जो टार्जिस्की साहब है, वहाँ के सांसद हैं, तो वो उनसे पूछा एगो ने एंकर ने कि आपने कितने लोगों को यहाँ शरणार्थी दिया, तो बोले भैया इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मुस्लिम तो आई डिडंट गिव अ परमिशन टू अ सिंगल मुस्लिम टू स्टे इन आवर कंट्री। एक भी मुसलमान को हम अपना रहने का नहीं स्वीकार करेंगे अपने देश में। तो बोलेंगे आप, तो उनसे पूछा कि आपका तो बहुत छोटा हृदय के आप लोग हैं, आप किसी को शरणार्थी को अंदर घुसने नहीं देते। बोलते भैया हम जानते हैं किसको घुसाना है किसको नहीं घुसाना है। ये पोलैंड के सांसद का कहना है, पूरा टीवी में डिबेट का विषय बना हुआ था ये पूरे विश्व में, कि ऐसा सांसद बोल दिया कि हम कोई मुसलमान को अपना देश में घुसने नहीं देंगे। उनसे पूछा गया कि आप किसी को नहीं घुसने देंगे, बोला नहीं, हम लोगों ने 10 लाख यूक्रेन शरणार्थियों को अपने यहाँ शरण दिए, 10 लाख यूक्रेन लोगों को अपने यहाँ शरण दिए हैं पोलैंड में, और उनके कारण वहाँ का क्राइम ग्राफ 1% भी नहीं बढ़ा है। और अगर हम अब मुसलमानों को यहाँ पर एंट्री नहीं दे रहे हैं, इसका एकमात्र कारण यह है कि हम नहीं चाहते कि हमारा भी क्षेत्र जो है इस्लाम में हो करके दंगाइयों का अड्डा बन जाए। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी तक पोलैंड जो यूरोप का बीच का एक मध्य देश है, और आसपास के सभी कोई देश मुसलमानों को अपने यहाँ पर शरणार्थी बना करके लाए थे, सभी देश में दंगे हुए, सभी देश में आतंकवादी घटना घटा, पोलैंड में नहीं हुआ। कारण आप जान रहे हैं, सांसद खुल करके बोल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति जो उत्पन्न हुई है पूरे विश्व में, इसका मूल कारण क्या है? आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे विश्व में जो प्रवासी लोग मतलब जो शरणार्थी लोग हैं, उसमें कुल शरणार्थी का 80% मुसलमान है। 80%, 100 में से 80% मुसलमान शरणार्थी हैं। और वो 80% जो शरणार्थी बनने के लिए दूसरे देश गए हैं, वह इस्लामिक देश में हुए आतंकवादी हमले, समस्या, लूटपाट, मार, बलात्कार के कारण अपने देश छोड़ करके यूरोपीय देश की तरफ, पूरे विश्व की तरफ बढ़े हैं। इस्लामिक देश से भटक करके दूसरे देश गए हैं, और वहाँ पर खड़ा होकर के भी इस्लाम का प्रचार करते हुए आतंकवाद और दंगा में सबसे ज़्यादा नाम और क्राइम रेशियो बढ़ाने में उन्हीं का है। और जो 20% शरणार्थी बचते हैं, वह शरणार्थी इन्हीं के कारण बने हैं, वह शरणार्थी उन इस्लामिक देशों के कारण बने हैं। तो यह सोचने की आवश्यकता है कि पूरे विश्व को इस्लाममय वातावरण ने क्या दिया है। मित्रों, जितने भी देश थे, अभी भारत की ही बात करें, जैसे अभी स्वीडन चल रहा है, उसने भारत का भी बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली, पूरा भारत का एक एक कोना दंगा देख चुका, समझ चुका, सब जानते हैं क्यों हुआ, किसने किया, काहे हो रहा है, सभी कोई जानते हैं, लेकिन बोलने का औकात नहीं है। जो बोलते हैं उनको या तो मरवा दिया जाता है या फिर केस ठोक करके जेल भेज दिया जाता है, यही होने वाला है। तो भारत में रहने वाले जो लोग थे, वो लोग जो अपने आप को सभी धर्म के लोग इसको बोलते हैं कि नहीं हम भी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमारा है। तो आपको बता दें कि भारतवर्ष में खुद अंग्रेज 200 साल राज किया, उसका पहले 800 साल मुसलमानों ने भारत पर राज किया है। मुसलमान 800 साल भारत को गुलाम बना करके रखे हैं, और जब भारत आज़ाद होने लगा तब इनको लगने लगा कि भैया ईसाई लोग तो हम लोग से लिया था, हम लोग से भागदौड़ संभाला था अंग्रेज लोग, तो उसके बाद अब इन लोग को वापस कैसे दे रहा है, तो नहीं हमको अलग देश चाहिए। लड़े तो बहुत अच्छा से लड़े, देश का आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और बाद में जैसे देश आज़ाद होने लगा बोले नहीं हमको अलग से देश चाहिए, काहे कि तो पूरा देश हिंदू लोग के हाथ में चल जाएगा, तो हमको अलग से देश चाहिए। भारत का टुकड़ा हो गया। भारत एकमात्र ऐसा देश है पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी इस्लामिक आक्रमण हुआ, वो देश पूरी तरह से इस्लाममय हो गया। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इस्लामिक आक्रमण हुआ, ईसाई आक्रमण हुआ, लेकिन ना तो भारत पूरी तरह से इस्लाम में हुआ, ना तो पूरी तरह से ईसाई में हुआ। इस कारण क्योंकि हमारे पूर्वज सदैव लड़ते रहे, भारत कभी भी गुलाम नहीं रहा है।
गुलाम कभी नहीं रहा, हमेशा संघर्षशील रहा है। गुलाम बनाने का प्रयास सबको किया, गुलाम कभी नहीं हुआ, संघर्षशील रहा है। कुछ क्षेत्र का स्थिति खराब भले रहा, हम लोग हमेशा लड़ते रहे, इसलिए भारत बचा हुआ है। लेकिन पूरा विश्व का लड़ने का मानसिकता नहीं है। पूरा विश्व का जो हृदय है वह भारत की तरह विशाल नहीं है। इसलिए पूरे विश्व से हाथ जोड़ के आग्रह है, पूरा वर्ल्ड से हाथ जोड़ के आग्रह है, अपने जो मानसिकता है, इन लोगों की जो मानसिकता है उसको समझिए, उससे किस प्रकार लड़ना है, किस प्रकार अपने आप को जीवित रखना है, क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करिएगा आप जीवित नहीं रहिएगा। बोलते भैया कि अगर आप और हम दुश्मन हैं तो भैया हम लोगों को जीवित रहने के लिए एक जन को तो मरना पड़ेगा। अब वो कौन मरेगा ये आप सोच लीजिए, आप समझ लीजिए। पूरे विश्व से हाथ जोड़ के आग्रह है, मित्रों संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, संगठित हो जाइए और इनकी मानसिकता को, इनके प्रहार को और इनके व्यवहार को उन्हीं की भाषा में जवाब देना सीखिए। अन्यथा वह आने वाला दिन दूर नहीं जब विश्व में और कुछ नहीं बचेगा अशांति और अशांति के अलावा, और उस अशांति को फैलाने का जो कारण है वह कौन है यह आप जानते हैं। जय सिया राम।